वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो लास्ट टॉपिक में हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ग्रेड डेजिग्नेशंस, ठीक, टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट, ये कैसे हमारे मिक्स प्रोपोर्शन को इफेक्ट करते हैं, क्या इनका रोल होता है, ये हमने पढ़ा था। तो उसी सीक्वेंस में हम अपना जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमको जो इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, वो है हम मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट, कि एग्रीगेट का साइज क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी साइज का एग्रीगेट ले लेंगे, ये नहीं कि कहीं से कोई साइज का एग्रीगेट ले लेंगे और लाके हम उसको यूज कर लेंगे, नहीं। उसके लिए स्पेसिंग और हमारे जो मेंबर है उसका थिकनेस कितनी है उस पर डिपेंड करता है। कुछ आईएस कोड ने उसके रिकमेंडेशंस बताए हैं कि इतना आपका थिकनेस होना चाहिए, तो इतना बाई इतने का हमारा एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, तो आइए वो देखते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 3 था ये। हेडिंग इसका है मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज डिटरमाइंड बाय सिव एनालिसिस। द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स aggregate is governed by sieve analysis। किससे हम लोग करते हैं? sieve analysis से। कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, पहले इसको गवर्न करेंगे मतलब कि अलग अलग उसको पार्टिकल्स एक साथ पार्टिकल्स रखने में किससे करते हैं हम लोग? sieve एनालिसिस से करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आईएस कोड ने कुछ आपको रिकमेंडेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 452,000 and IS code 1383 1343 इसने कुछ रिकमेंडेशंस दिया है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये गवर्न होता है सीव एनालिसिस से हमारा, और उसके बारे में हमको आईएस कोड IS 456 और 2000 IS 1343/1980 ने एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि कितने साइज का हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होना चाहिए। अगर एग्रीगेट हमारा ज्यादा साइज का होता है तो क्या हमारे स्ट्रक्चर पे, क्या हमारे कंक्रीट पे इफेक्ट पड़ेगा, वो हम बताएंगे। तो हम लिखें अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000 एंड आईएस 1343/1980 द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट मोर देन द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट the maximum nominal size of aggregate not more than not more than not more than one fourth not more than one fourth not more than one fourth of the minimum thickness of the minimum thickness minimum thickness of member। पहले आईएस कोड का रिकमेंडेशन लिख लीजिए, फिर हम इसको समझा रहे हैं आपको। and it should be and it should be restricted to and it should be restricted restricted to 5 mm less than the minimum clear distance between the main bars। 5 mm less than 5 mm less than 5 mm less than
the minimum clear distance between the minimum clear distance between the मेन बार्स। ठीक, ये हमारा कंडीशन है क्या, अकॉर्डिंग टू IS 456 2013 1980 से द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट नॉट मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एग्रीगेट जो हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर, जो थिकनेस जिस थिकनेस का हम मेंबर को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थिकनेस वैरी करता है, थिकनेस क्या होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग वैरी करेगा, तो उसके 1/4 हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो 1/4 से हमारा ज्यादा क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारी एग्जांपल बता रहे हैं, अगर हमारी मेंबर की थिकनेस 20 mm है, ठीक है, सपोज हमारी क्या है 20 mm है, ये मेंबर की थिकनेस है हमारा, तो एग्रीगेट का मैक्सिमम नॉमिनल साइज कितना चाहिए, मैंने बोला 1/4 इसका, ठीक, 1/4 इसका क्या आ जाएगा, 5 mm आ जाएगा, मतलब 5 mm से ज्यादा एग्रीगेट का यूज नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया है, ये मैंने बताया कि 5 mm का यूज करना है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर मेंबर की थिकनेस इतनी होगी तो उसका 1/4 निकालेंगे, उससे ज्यादा हमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एंड इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब उतना होने के बाद भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक, एंड इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार्स, मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार्स। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि जैसे ये मान लीजिए ये बार है, जैसे मान लीजिए हमारा ये छड़ है, मेन बार है, ठीक है, ठीक, मैं आपको मान लीजिए ये हमारा मेन बार है, ठीक, जो सरिया हम लोग यूज करते हैं हमारा मेन सरिया है ये, ठीक, देखिए जब इस पॉइंट से और इसके बाहरी पॉइंट से ये दोनों जो हमारी होती है क्लियर डिस्टेंस होती है, क्या होती है, क्लियर डिस्टेंस, याद रखिएगा, ठीक है, जब भी इफेक्टिव डिस्टेंस की बात करेगा, किसकी बात करेगा, इफेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है, तो उसके आधे से और इसके आधे से ये जो दूरी होती है हमारी क्या होती है, इफेक्टिव डिस्टेंस होती है, क्या होती है, इफेक्टिव डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो क्लियर डिस्टेंस, तो क्या बोला है, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार्स, मेन बार्स में जो क्लियर डिस्टेंस होगा उसमें 5 mm क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक, वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं एग्रीगेट के साइज के लिए, एक एग्जांपल हम लोग पहले ये आप थ्योरी को नोट डाउन कर लीजिए, इसमें एक कंडीशन और है, और 5 mm लेस देन द स्पेसिंग बिटवीन द प्री-स्ट्रेसिंग केबल्स, और 5 mm लेस देन, और 5 mm लेस देन द स्पेसिंग बिटवीन द प्री-स्ट्रेसिंग केबल्स, ठीक है, ये जब प्रीस्ट्रेस कंक्रीट यूज करते हैं तो उसमें हम प्रीस्ट्रेसिंग केबल्स यूज करते हैं, तो उसमें भी उनके बीच की 5 mm उसकी दूरी कम कर देते हैं, ठीक है, तो दिस इज मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। अब मैं आपको इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं इसको कि क्या एग्रीगेट का साइज हो सकता है। ये IS कोड की रिकमेंडेशंस है, ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आप मैं बस ये मिटा रहा हूँ, ये मैं सारी कोड कंडीशंस लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए कि मेंबर का साइज हमारा, मेंबर की जो थिकनेस हमारी मान लीजिए 50 mm है, सपोज दैट, ठीक है, तो उसका 1/4 हम लोग निकाल लेंगे, इसका 1/4 निकालने में कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, बल्कि ऐसा लेते हैं कि जिससे जो आराम से हमारा हो जाए, मानिए 48 mm है, ठीक है, हमारा मेंबर का थिकनेस, ठीक, तो 1/4 यानी 12 mm, 12 mm आ गया, ये कितना आ गया
मतलब अगर 48 mm का हमारा मेंबर का थिकनेस है तो उसका 1/4 उससे ज्यादा नहीं होता, 1/4 यानी 12 mm का मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हम लोग यूज करते हैं। उसके साथ दूसरी कंडीशन क्या है, 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन मेन बार्स। मानिए अगर ये दो मेन बार्स हैं, ठीक, ये दो मेन बार्स हैं हमारे, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए हमारा है 20 mm, ठीक, क्लियर। 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस में, तो 5 mm लेस में कितना हो गया, 20 में से 5 माइनस किया हम लोग 15 mm, यानी मैक्सिमम 15 mm तक हम क्या कर सकते हैं उस मेंबर के लिए, मतलब ये मेंबर है और ये उसमें हमने इतना बार हम यूज कर रहे हैं, तो मतलब मिनिमम क्या कर सकते हैं कि 12 mm से ज्यादा या 15 mm से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट का साइज नहीं दे सकते उस मेंबर के लिए, ठीक है। उस मेंबर के लिए हम 15 mm साइज का एग्रीगेट यूज नहीं कर सकते हैं। यही आईएस कोड का ये रिकमेंडेशन है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब होता क्या है कि देखिए एग्रीगेट का साइज जितना बड़ा होता है, एग्रीगेट का साइज हमारा जितना बड़ा होता है उतना ही हमारा क्या होता है, वाटर सीमेंट का कंटेंट हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है उस वाटर सीमेंट रेशियो के लिए। तो विद इन द दीज लिमिट, ये अपने अगर लिमिट में रहे तो एग्रीगेट का साइज बड़ा से बड़ा लेना चाहिए अपने लिमिट के अंदर, क्योंकि आपको मेंबर का साइज जब वेरी करेगा तो एग्रीगेट का साइज ऑटोमेटिक वेरी करने लगेगा, है कि नहीं। जैसे मानिए कोई मेंबर 100 1000 mm का है, 1200 mm का है, 1400 mm का है, तो उससे आपसे मेंबर का साइज क्या होगा, मेंबर का साइज वेरी कर रहा है तो उससे आपसे एग्रीगेट का साइज हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा 1/4 तो उसका हम लोग निकालेंगे। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपने लिमिट में है, अगर विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट जो हमारा आईएस कोड का दिया है, अगर उसके अंदर ये रहता है और उसके बाद हम इसको डिजाइन करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है आईएस कोड के द्वारा कि एग्रीगेट का साइज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो हमारा उस गिवन वाटर सीमेंट रेशियो के लिए हमारा सीमेंट कंटेंट कम यूज होता है। तो आप, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप आगे नोट डाउन कर सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए। विद दीज लिमिट्स द नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट में बी लार्ज एज पॉसिबल। विद दीज लिमिट, with these limit with these limit the nominal maximum size of frigate may be large as possible. The nominal size of aggregate uh, the nominal size of aggregate may be large as possible, ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, because larger the maximum size of aggregate, the nominal maximum size of aggregate, the larger the maximum size of the larger the maximum size of aggregate is smaller is the, जितना ही साइज उसका बड़ा होगा स्मॉलर द सीमेंट रिक्वायरमेंट, स्मॉलर इज द सीमेंट रिक्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक। यानी क्या मतलब है, विद इन द लिमिट, अगर वो लिमिट में है तो मैक्सिमम द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट में बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना हम उसको लार्ज रखें तो उतना पॉसिबल मतलब रखा जाए, क्यों कि द लार्जर द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, जितना ही लार्जर होगा साइज ऑफ एग्रीगेट, स्मॉलर इज द सीमेंट रिक्वायरमेंट, स्मॉलर इज द सीमेंट रिक्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर वाटर सीमेंट रेशियो, उस पर्टिकुलर वाटर सीमेंट रेशियो के लिए फिर सीमेंट की उतनी ही कम हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट हम यूज करते हैं।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिमम एंड नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट. So then our next topic is water cement ratio. What is the effect of water cement ratio for selecting the mixed proportion? Mixed proportion को select करने के लिए या mixed solution के लिए या mixed proportion के लिए हमारा water cement ratio का क्या फर्क पड़ता है. अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग water cement ratio पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा. तो अगला टिमेंट है वाटर सीमेंट रेशियो, W/C रेशियो उसको हम लोग बोलते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो गड़बड़ हुआ तो हमारा नेक्स्ट सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी. हम लोग बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो या W/C रेशियो, W/C रेशियो. ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो या W/C रेशियो. ठीक, देखिए होता क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर होता है या कोई भी कंक्रीट का हमारा ब्लॉक होता है, हम लोग उसको बेसिकली क्या चेक करते हैं, उसकी हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं. कोई कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं उसको हम लोग क्या चेक करते हैं, उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं. आपको एक बात बता दें कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो में जस्ट अपोजिट का अपोजिट रिलेशन है. मतलब अगर वाटर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो वाटर सीमेंट रेशियो घटेगा, अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा इनडायरेक्टली घटेगा. ये वाइस वर्सा एप्लीकेशन है. ठीक है, वाइस वर्सा एप्लीकेशन है. ठीक है, तो हम लोग नोट डाउन करिए इसमें कि compressive strength of concrete at a given age, compressive strength compressive strength of concrete at a given compressive strength of concrete at a given age under normal condition at a given age under normal temperature depends upon normal temperature depends upon W/C रेशियो. इस पे हमारा डिपेंड करता है, क्या हमारा डिपेंड करता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. उस कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या उस ट्यूब की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट एट ए गिवन एज अंडर नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर डिपेंड्स अपॉन द वाटर सीमेंट रेशियो. वाटर सीमेंट रेशियो हमारा क्या होता है, लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो ग्रेटर इज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो, lower the water cement ratio, lower the water cement ratio, greater is the compressive strength, yeah, higher is the compressive strength. ठीक, क्या हो गया, वाटर सीमेंट जब लोअर है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हायर है. ये वाइस वर्सा एप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा, हायर द वाटर सीमेंट हायर द वाटर सीमेंट रेशियो. अगर वाटर सीमेंट रेशियो को हम हाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लोअर द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, लोअर इज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. तो जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग कंक्रीट. ये वाटर सीमेंट रेशियो हमेशा एक
प्रिस्क्राइब लिमिट में होना चाहिए, ताकि वो हमारे ब्लॉक को, हमारे स्ट्रक्चर को, जो भी चीज़ से बना रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे किस पे पड़ता है, स्ट्रेंथ पे पड़ता है। जो मैंने आपको बता दिया कि जो इनमें रिलेशन होता है, जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो, मतलब टर्म्स होते हैं। अगर लोअर वाटर सीमेंट रेशियो होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होगा। लोअर का मतलब एक प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर लोअर, ऐसा नहीं कि कुछ भी लोअर कर देंगे तो वो हाई होता जाएगा, नहीं, विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। एक वाटर सीमेंट रेशियोज के एक लिमिट बताए गए हैं कंक्रीट के ग्रेड के हिसाब से, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स और सब चीज़ें पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक उसकी टेबल बनवाऊंगा, और उस टेबल में सारा कुछ मेंशन होगा कि अगर इतना ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो उसका मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो इतना होना चाहिए। अगर उतना वाटर सीमेंट रेशियो होगा तो उस ग्रेड पे वो उतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को देगा। क्लियर? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको वाटर सीमेंट रेशियो का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं। वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी हमारे क्या फर्क करती है, वर्केबिलिटी। नेक्स्ट इज वर्केबिलिटी। देखिए, वर्केबिलिटी के बारे में मैं आपको बहुत कई बार बता चुका हूँ कि वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी का सीधा संबंध है ईज टू डू वर्क, ईज ऑफ वर्क। अब भाई कंक्रीट के टर्म्स अगर ईज ऑफ वर्क बोलते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, जैसे ईज ऑफ वर्क हमारा आराम से हो। जैसे अगर हम एक कंक्रीट की बात करते हैं कि वर्केबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए जैसे जो हमारा कंक्रीट बन रहा है, जिस रेडीमिक्स प्लांट पे हमारा कंक्रीट बन रहा है, वहां से इसका ट्रांसपोर्टेशन हम इजिली करें। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन से जब हम अपनी साइट पे जाएं तो उसको हम लोग क्या करें, प्लेस्ड अच्छे से करें। ठीक है, प्लेस्ड अच्छे से करें। प्लेसिंग अच्छी के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको कॉम्पैक्ट अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्पैक्शन अच्छा करना पड़ेगा, और कॉम्पैक्शन अच्छा करने के बाद हमको फिनिशिंग फिनिशिंग अच्छी देनी होगी। तब हमारा वो क्या होगा, एक उसकी इस कंक्रीट की वर्केबिलिटी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, उसमें तब हमको ये कहा जाएगा कि ये कंक्रीट का वर्केबल। वर्केबल का मतलब क्या है कि वो कंक्रीट आसानी से, जो जो काम हमको कंक्रीट से करना है वो हम आसानी से कर लें, उसको हम लोग बोलते हैं वर्केबल, वर्केबल कंक्रीट। या उसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्केबिलिटी, ईज टू डू वर्क, कि कैसे उस काम को कितनी आसानी से की जा सके। तो वर्केबिलिटी के बारे में आपको कई सारे वीडियोस में बता भी चुका हूं, मैं फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखिए वर्केबिलिटी जो होती है, वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है बेटा, तो वर्केबिलिटी के बारे में हमने देखी है। मैंने एक डेफिनेशन का इसका लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं पहले। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर सैटिस्फैक्टरी प्लेसिंग एंड कंपैक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द साइज, by the size and the shape of the section, by size and the shape of the section, the quality and the spacing of the reinforcement, quality and the spacing of the reinforcement, उस पे भी हमारा डिपेंड करता है कि हमारी वर्टिबिलिटी कैसे होगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या बोला कि प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन इज कंट्रोल्ड बाय साइज एंड शेप ऑफ द सेक्शन। हमारा सेक्शन का शेप और साइज कैसा है, एक तो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, हमारा शेप और साइज एकदम लीनियर तो है, चीजें मतलब वेल कंट्रोल्ड मैनर में है। और दूसरी चीज की क्वालिटी एंड स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट, इस पे भी हमारा कॉम्पैक्शन डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक सेक्शन है, सपोज दैट, ठीक है, हमारा एक सेक्शन है, ठीक है, मानिए हमने रिइंफोर्समेंट में लगा है, ठीक है, हम ये रिइंफोर्समेंट लगा रहे हैं, ठीक, हमने से रिइंफोर्समेंट लगा रहे हैं, मान लीजिए दोनों साइड ट्रांसफर और लेटर दोनों में रिइंफोर्समेंट लगाया है। अब हमें कौन सी है कि अब किस किस सेक्शन में हमको कॉम्पैक्शन करने में आसानी है, आराम से अपने वाइब्रेटर के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, कॉम्प्रेशन आराम से कर लेंगे। अपना जो एयर वाइट्स है और वाटर वाइट्स हम क्या करेंगे, दूर कर लेंगे। आपने वाइब्रेटर देखे होंगे, इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर जो होते हैं, बड़े बड़े साइड पे इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर से हम अपना क्या करते हैं, वाइट्स को दूर करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे इस रिइंफोर्समेंट की क्वालिटी खराब हो,
या उसको हम लोग बहुत गलत मैनर में रखते हैं, जैसे मानिए रिइंफोर्समेंट हम लोग ऐसे रखते हैं, ये हम रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम इतना फास्ट फास्ट रिइंफोर्समेंट देते हैं तो ये बताइए कि कॉम्पैक्शन कैसे होगा, ये क्या होगा, कॉम्पैक्शन हो पाएगा इसमें? बहुत टफ है, कॉम्पैक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो हमारा वाइब्रेटर मशीन है वो ही नहीं जा पाएगा, इसको हम कॉम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी सेफ और साइज का जो मैंने बात की थी, क्वालिटी एंड स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट, मतलब रिइंफोर्समेंट की स्पेसिंग कितनी है, वो स्टैंडर्ड स्पेसिंग है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड स्पेसिंग नहीं होगी तो हम कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने दोनों एग्जांपल आपको बता दिया, एक मैंने एग्जांपल क्या बताया, कितने में बता दिया आपको यहाँ पे, एक ये है, एक रिइंफोर्समेंट हमने ऐसे किया, ठीक। अब देखिए कुछ माइक के कंजेशंस की वजह से मेरी आवाज़ शायद अभी जो मैंने बताया वो नहीं आ पाई क्लियर, मैं फिर से इसको एलोबरेट कर रहा हूँ, ठीक है। माइक की आवाज़ इसको गड़बड़ हो गया। हमको पढ़ना है बेटा वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी इजी टू वर्क में होता है। तो वर्केबिलिटी की मैंने आपको डेफिनेशन लिखा है कि द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर सेटिस्फैक्टरी प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी है उसकी प्लेसिंग और उसे कॉम्पैक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, द साइज एंड द शेप ऑफ द सेक्शन, द साइज एंड द शेप ऑफ द सेक्शन, कि हमारा सेक्शन का शेप और साइज कैसा है। ऐसा नहीं कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा है जिसको हम कॉम्पैक्ट ही ना कर पाए, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा जो उसकी डिपेंडेंसी होती है वो किस पे, द क्वालिटी एंड स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट, जो हम रिइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका स्पेसिंग कैसा है। अब आप पूछेंगे कि सर स्पेसिंग पे कैसे हमारा कॉम्पैक्शन, हमारी वर्केबिलिटी डिपेंड करेगी। तो मैंने आपको बताया है कि वर्केबिलिटी का मतलब क्या होता है, आसानी से काम करना, सीधा सा मतलब इसका वर्केबिलिटी, ठीक। तो अगर हम उसको कॉम्पैक्ट आसानी से नहीं कर पाएंगे तो उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होगी ही नहीं, क्लियर, उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होगी नहीं। अब देखिए अगर स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट कैसे डिपेंड करेगा, तो हमने यहाँ पे आपको दो फिगर बनाया, तो पहले हम फिगर 1 पे आते हैं। ये फिगर 1 है, ये हमारा एक सेक्शन है, ठीक है, ये हमारा L बाई बी, ये हमारा L है, ये हमारा B है, ठीक, ये हमारा सेक्शन है। हमने रिइंफोर्समेंट लगाया, पहला रिइंफोर्समेंट, दूसरा रिइंफोर्समेंट, एक रिइंफोर्समेंट ये लगाया, एक रिइंफोर्समेंट ये लगाया, और बीच में हमने कंक्रीटिंग करी, बीच में हमने क्या की, कंक्रीटिंग की, ठीक है। कंक्रीटिंग की हमने, पूरा कंक्रीट हमने भर दिया। अब उसको हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, सॉरी कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक। कॉम्पैक्ट करने से क्या होता है, हमारा एयर और वाटर वाइट्स हमारे निकल जाते हैं, ठीक। अगर वो नहीं निकलेंगे तो हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक जनरेट हो जाएगा, ये क्लियर है आपको, ठीक। तो इसमें हम कॉम्पैक्शन बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक, वाइब्रेटर मशीन लगा के या दुरमुश लगा के जो होता है वो किसी तरीके से हम कर लेंगे, क्योंकि स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट अच्छा है, दूरी दी है तो हम कर लेंगे। लेकिन वही दूसरा स्ट्रक्चर देखिए कि ये हमारा L है और ये हमारा B है, हमारा एक रिइंफोर्समेंट ये हो गया, एक रिइंफोर्समेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक। फिर हमने ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया हमने, फिर ऐसे कर दिया, फिर ये रिइंफोर्समेंट, ये रिइंफोर्समेंट। अब अगर इसमें हम कंक्रीटिंग करते हैं तो अभी बताइए कॉम्पैक्शन कैसे कर पाएंगे इसमें हम लोग, बहुत मुश्किल होगा हमको कॉम्पैक्शन करने, हम कॉम्पैक्शन सही से नहीं कर पाएंगे। और जब हम कॉम्पैक्शन नहीं कर पाएंगे तो उसकी वर्केबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। वर्केबिलिटी कैसे लॉन्ग टर्म फर्क पड़ेगा, वर्केबिलिटी का मतलब सिर्फ यही होता है कि अच्छे से काम करना। लॉन्ग टर्म इसका फर्क कैसे पड़ेगा, फर्क ऐसे पड़ेगा कि हमारा लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ है नहीं आएगा वो स्ट्रेंथ, क्यों, क्योंकि क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे उसमें। तो अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स में आप देख लीजिए कि स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट का फर्क पड़ रहा है ना, स्पेसिंग यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ कॉम्पैक्शन अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ स्पेसिंग बहुत कम है रिइंफोर्समेंट के बीच में तो यहाँ पे हम कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो वही लिखा है, क्वालिटी एंड स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट एंड द मेथड टू बी एम्प्लॉयड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। और ये वर्केबिलिटी उस पर भी डिपेंड करता है कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम कंक्रीट अपना ले जा रहे हैं। अब देखिए कंक्रीट ट्रक्स आते हैं कुछ जो साइट्स पे ले जाते हैं, अगर उन ट्रकों में हम ले जाते हैं तो हमारा कंक्रीट लगातार रोटेट होता रहता है, और सीधे सिंपल एक ट्रक में अगर हम कंक्रीट ले जाए तो वो कंक्रीट एक जगह जम जाएगा। तो वो ट्रांसपोर्टेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी वर्केबिलिटी कैसी होगी। एक रोटेटर ट्रक आता होगा, आपने देखा कंक्रीट उसमें डाला, वो रोटेट करते हुए धीरे 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 साइड पे जाता है, तो कंक्रीट उससे वर्केबल बना होता है। और दूसरी साइड अगर हम एक सिंपल ट्रक में सिर्फ कंक्रीट भरे और ले आके अपने साइड पे पहुंचा दी तो वो कंक्रीट क्या हो जाएगा, वहां पे जम जाएगा, ठीक। मेथड ऑफ आपको ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड, प्लेसिंग आप कैसे प्लेस कर रहे हैं, जो कंक्रीट आपके साइड पर पहुंचा उसको प्लेस कैसे कर रहे हैं, आप मजदूरों से प्लेस करवा रहे हैं या कन्वेनर बेल्ट से प्लेस कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि पता चला कि एक ट्रक कंक्रीट है, आप उसको प्लेसिंग के लिए ले जा रहे हैं
और पता चला आपके पास कन्वेयर बेल्ट या कुछ ऐसी सुविधाएं आप मजदूरों से उठवा उठवा के करवा रहे हैं, तो इट टेक्स मोर टाइम टू प्लेस ऑल द कंक्रीट टू द साइट, ठीक, तो वहां पे भी दिक्कत हो सकती है, ठीक। दूसरा कॉम्पैक्शन, जो मैंने आपको बताया, कॉम्पैक्शन आप किस मेथड से कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्केबिलिटी, और वर्केबिलिटी पे कैसे हमारा प्रभाव पड़ता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, तो कुल मिला जुला के बात ये है इसमें कि अगर इनसफिशियंट वर्केबिलिटी होगी तो किसके कारण होगी, इनसफिशियंट कॉम्पैक्शन होगा। जब कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं होगा तो हमारा फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, और लॉन्ग टर्म हमारा स्ट्रेंथ घट जाएगा, लॉन्ग टर्म में हमारा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। इसीलिए हमारे वर्केबिलिटी अच्छी करने के लिए हमको प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, स्पेसिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट, साइप एंड सेट ऑफ द मेंबर, इन सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारी वर्केबिलिटी हमारी कंक्रीट की अच्छी होगी, हमारे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ आएगा वो हमारा अच्छा आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब ये दिस इज ऑल अबाउट द वर्केबिलिटी। अब हम अपने अगले टॉपिक पे इसी की तरफ, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है कि हमारा स्ट्रक्चर कितना ड्यूरेबल है, ये हम कैसे बताएंगे। जैसे मैं आपको ड्यूरेबिलिटी की थोड़ा सा एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि एक सिंपल टर्म्स में, तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर से पहले हम ड्यूरेबिलिटी जैसे आपकी है, एक आदमी है या एक आपकी, मैं बात कर रहा हूँ एक्स वाई जेड कोई भी है, किसी का नाम ले लीजिए, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। उसकी ड्यूरेबिलिटी, जैसे हम लोग इंसान है, हम लोग की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर कितनी रेजिस्टेंस पावर है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। कोरोना का बहुत ज्यादा, मैं सिंपल कोरोना के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि स्टे सेफ, स्टे होम, डिस्टेंस बना के रखिए आप, और उसके बाद फिर मास्क लगाइए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करिए। उसके बावजूद भी ऐसा होता क्या है कि बहुत से लोग को जॉब के लिए बाहर जाना है, आना है, कोई घर पे तो रह नहीं सकता है, तो उसके लिए वो क्या होता है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कितना अच्छा है। आपको बार बार इम्यूनिटी पे जोड़ दिया जा रहा है। आपने एक बड़ा कॉमन वर्ड सुना होगा, इम्यूनिटी, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल, कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, मतलब अपने रोगों को लड़ने की क्षमता को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ताकि आपको अगर कोरोना भी इफेक्ट करता है या बुखार भी इफेक्ट करता है तो वो आप पर हावी ना हो पाए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप कितना, आपकी बॉडी का अच्छा है कि कोई भी बाहरी रोग आपको आ रहा है तो वो उसको, जैसे अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस या रोगों से लड़ने की क्षमता कम है तो आपको वो बीमारी हो जाएगी। सिंपल, आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्मी, तो सर्दी जुकाम बुखार नॉर्मल बीमारी हो गई आजकल। उसी में देखिए कि बहुत से लोगों को नहीं हो रहा है, रीजन बिहाइंड दिस, मौसम उनके लिए भी सेम है और आपके लिए भी सेम है, लेकिन एक आदमी को नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, जो लड़ने की क्षमता है बीमारियों से शरीर के अंदर उसकी अच्छी है, ठीक। और दूसरे आदमी को हो जा रहा है, इसका मतलब कि उसकी इंटरनल जो इम्यूनिटी है वो कमजोर है। तो दिस इज जस्ट लाइक ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, कि कोई स्ट्रक्चर की इंटरनल कैपेसिटी कितनी है, कि कितना डेटोरेट होने से उसको रोकता है चीजों को, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर बोलते हैं। या अगर हम किसी कंक्रीट की बात करते हैं, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट कितना है, ये कितना ड्यूरेबल है, ठीक है। आई होप आपको इस एग्जांपल से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल, मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लिखाऊंगा तो और शायद क्लियर हो जाएगा। छठवां पॉइंट था शायद ये, आई डोंट नो। ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी डिफाइंड, durability of the concrete is defined, durability of the concrete is defined
its resistance to deteriorating influences। ये मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज डिफाइंड, क्या डिफाइन करता है? इट्स रेजिस्टेंस टू डिटोरेटिंग इन्फ्लुएंसेस, जो उसके कंक्रीट को डिटोरेट करते हैं, यानी उसकी क्वालिटी को घटाते हैं, उनके प्रभाव को, कि किस तरह से वो रेजिस्टेंस करता है उसको टू डिटोरेटिंग इन्फ्लुएंसेस व्हिच मे बी इनसाइड, व्हिच मे बी रिसाइड इनसाइड द कंक्रीट। वो कंक्रीट के अंदर भी हो सकता है, और जो उसका प्रभाव पड़ता है वो एग्रेसिव इन्वायरमेंट यानी बाहरी वातावरण से भी पड़ सकता है। तो उसको किस तरीके से कंक्रीट खुद को रजिस्ट करता है कि उसके जो इंटरनल प्रॉपर्टीज पे फर्क ना डाल पाए, और जो बाहरी प्रॉपर्टी है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो उस कंक्रीट पे प्रभाव ना डाल पाए। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूं कि इन्वायरमेंट, एग्रेसिव इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया। आपने देखा होगा कि भारत में कई तरह के मौसम है। कभी कभी कई ऐसी जगह है जहां 6-6 महीने बारिश होती रहती है, 6 महीने फिर बारिश नहीं होती है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कहीं बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो ये इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स है, ठीक है, अलग अलग इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स है। आपको इन्वायरमेंटल को एक्सपोजर्स को, एक्सपोजर का मतलब कि जो सामने दिख रहा है बाहरी वातावरण से हम जो अटैच्ड है उसको बोलते हैं। तो हमको इन्वायरमेंटल एक्सपोजर अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 5 तरीकों में आईएस इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स को बांटा गया है, ठीक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, क्योंकि एक्सपोजर कंडीशंस मुझे आपको पढ़ानी है, इसके बाद एक्सपोजर कंडीशंस आएगी हमारी, ठीक है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब ये है कि कंक्रीट अपनी इंटरनल जो भी उसको डिटोरेट करते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज उसको डिटोरेट करते हैं, उससे कैसे खुद को बचाता है, और बाहरी इन्वायरमेंटल से कि बहुत ज्यादा धूप है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन ना हो, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तो हमारे बाहरी स्ट्रक्चर जो कंक्रीट का उस पर फर्क ना आए, उसको हम लोग पूरा बोलते हैं क्या, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ठीक। आई होप आपको ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख सकते हैं, मैं इसको आप नोट डाउन कर लिए, फिर मैं कुछ चीज और आपको बताऊंगा इसके बारे में। कोई स्ट्रक्चर कितना ड्यूरेबल है, कोई स्ट्रक्चर कितना ड्यूरेबल है, ये बताने के लिए आईएस कोड ने एक टेबल बनाया है। सबसे पहले उस टेबल में क्या किया गया है, उसको जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। हमारा इन्वायरमेंट को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। क्या बताया मैंने? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, ठीक। ये 5 तरीके हैं, ठीक। फिर उसमें ये बताया गया कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए इस एनवायरमेंटल एक्सपोजर से, ठीक। इस एनवायरमेंटल एक्सपोजर से हमारा मिनिमम सीमेंट कितना होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये बताया गया है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट उस एनवायरमेंटल एक्सपोजर के लिए कितना हमको रखना है, ठीक, कितना हमको रखना है। तो ये सब कितना वाटर सीमेंट रेशियो रखना है कि हमारा स्ट्रक्चर ड्यूरेबल रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वही कि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स कितने तरीके से हैं, फिर उसके हिसाब से जो कोड बताया गया है उस इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के हिसाब से मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम वाटर सीमेंट, मिनिमम सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, वो मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए हम आपको वेरियस टाइप ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स को अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है फिर बताना, ठीक है। पहले मैं आपको वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स बता दूं, फिर उसके आपसे कंक्रीट के क्या क्या यूज होते हैं मैं बताऊंगा। तो आप हेडिंग डालिए वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर। वेरियस, ये हेडिंग है आपकी, वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स, ठीक है। 5 तरह के एनवायरमेंटल एक्सपोजर हैं। फर्स्ट, माइल्ड, second is moderate, third is severe, 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 next is very severe and fifth is extreme। ये 5 तरीके के एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू आईएस
456 किसके अकॉर्डिंग में बताया गया ये? अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 2000, ये इसके अकॉर्डिंग बताया गया IS 456 2000। ठीक है, अब माइल्ड में क्या आता है, किस एक्सपोजर कंडीशन को हम माइल्ड बोलेंगे? हर की अलग अलग कंडीशन है। ऐसा है ना कि जब 5 कैटेगरी डिवाइड की गई है तो पांचों के अलग अलग कुछ तरीके होंगे, तभी तो हम बता पाएंगे अच्छा यहाँ पे माइल्ड है, अच्छा यहाँ पे मॉडरेट है, अच्छा यहाँ पे बहुत सीवियर कंडीशन है। तो कुछ कंडीशंस हैं, तो सबकी हमको कंडीशंस 1 बाय 1 लिखनी है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन मत करिए, मैं 1 बाय 1 आपको लिखाता जा रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसी बारे माइल्ड के बारे में। जो पहला हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं किसके बारे में, डिस्कशन करना है माइल्ड के बारे में, कि माइल्ड कब बोला जाएगा कि ये एनवायरमेंटल माइल्ड है। एनवायरमेंटल एक्सपोजर समझ रहे हैं ना, कि हमारा कंक्रीट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अलग अलग जगह भारत के पूरे हिस्सों में कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो किस जगह क्या इन्वायरमेंटल होता है, क्या इन्वायरमेंट होता है, उसके हिसाब से 5 इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस डिवाइड किए गए हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशन। अब माइल्ड में क्या आता है ये हमको नोट डाउन करना है, तो आप नोट करिए, द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सरफेस ऑफ concrete is protected against the surface of concrete is protected against weather or aggressive environment, weather or aggressive environment। माइल्ड का जो डेफिनेशन है कि द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज प्रोटेक्टेड, जो कंक्रीट का सरफेस है हमको वेदर से बचाता है या एक्सेस एग्रेसिव एनवायरनमेंट से बचाता है, वो हमारा माइल्ड होता है। वो हमारा क्या होता है? माइल्ड होता है। ठीक, वो हमारा माइल्ड होता है। देखिए मिलता ही जुलता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत बहुत थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। अब अगर हम बात करेंगे, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मॉडरेट क्यों, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम मॉडरेट की बात करेंगे। सेकंड नंबर पे हम लोग मॉडरेट की बात करेंगे। फर्स्ट नंबर वो हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए, द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज शेल्टर्ड फ्रॉम द surface of concrete is sheltered from the surface of concrete is sheltered from severe rain or freezing, severe rain or freezing। ठीक, मॉडरेट कंडीशन में हमारा क्या आता है? मॉडरेट कंडीशन में क्या आता है कि द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज शेल्टर्ड, एक ऐसा कंक्रीट का सरफेस या एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमको किससे बचाता हो? सीवियर रेन, मतलब बहुत ज्यादा बारिश जहाँ पे हो रही हो उससे बचाओ, और फ्रीजिंग जहाँ पे बर्फबारी हो रही हो उससे हमको बचाएगा। तो उस इन्वायरमेंटल एक्सपोजर को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडरेट कंडीशंस, मॉडरेट। ठीक है, आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। की तरफ चलते हैं। ये हमारा माइल्ड और मॉडरेट हो गया। ठीक, सीवियर कंडीशंस में क्या आते हैं वो हमको जानना है। सीवियर कंडीशंस में क्या आते हैं वो हमको जानना है। सीवियर कंडीशन नंबर थर्ड इज SEVERE, दिस इज सीवियर। ठीक, सीवियर में हमारा क्या आएगा? ठीक है, देखिए, द सरफेस ऑफ द कंक्रीट एक्सपोज टू द सरफेस ऑफ concrete is exposed to the surface of concrete is exposed to
सीवियर रेन एंड अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। मतलब क्या होगा, एक कंक्रीट का हमारा ऐसा स्ट्रक्चर, द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज एक्सपोज टू, एक ऐसा कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो हमारे ऐसे इन्वायरमेंट में है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी चीज अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होती है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मतलब एक बार सूख जाता है और फिर इस बार से गीला हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हमको कहाँ देखने को मिलेगा, जनरली समुद्र के किनारे। जनरली कहाँ मिलेगा हमको, समुद्र के किनारे। यहाँ पे समुद्र की लहरें आएंगी तो हमारे स्ट्रक्चर को भिगो देंगे, फिर वो वापस जाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर सूख जाएगा, और वहां पे बहुत ज्यादा बारिश भी होती है। तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीवियर कंडीशंस। रुकना जरा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे वेरी सीवियर कंडीशंस की तरफ कि वेरी सीवियर कंडीशंस में हमारा क्या क्या आता है, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम लोग करेंगे वेरी सीवियर की तरफ, वेरी सीवियर की तरफ, सीवियर कंडीशंस। तो वेरी सीवियर कंडीशन में हमारा क्या आएगा, ठीक है। वेरी सीवियर कंडीशंस, वेरी सीवियर कंडीशन में हमारा आएगा कि कंक्रीट एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट, कंक्रीट एक्सपोज टू कोस्टल कोस्टल एनवायरनमेंट, कंक्रीट एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट, या कंक्रीट इमर्ज्ड इन सी वाटर, या और कंक्रीट इमर्ज्ड इन सी वाटर। अब बताइए यहाँ कैसा स्ट्रक्चर आएगा। जब वेरी सीवियर जो कंडीशन है वहां पे कंक्रीट का हमारा ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जो कोस्टल एनवायरनमेंट में हो, मतलब जो समुद्र के किनारे हो, और दूसरी चीज कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो समुद्र के अंदर, जिसका आपका कुछ पार्ट हो। जैसे आपने एक एग्जांपल बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर भी उसको बनाया गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा हाइट है उसकी, बहुत लंबा स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो समुद्र के, जैसे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो बनते हैं समुद्र के आसपास के एरिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट इमर्ज इन सी वाटर, ठीक है। तो ये हमारा वेरी सीवियर की कंडीशन हो गई। अब एक्सट्रीम कंडीशन, अब जो अगला आएगा हमारा एक्सट्रीम, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक्सट्रीम कंडीशन पढ़ते हैं। चलिए अब हम अपना जो एक्सपोजर कंडीशंस पढ़ रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम। तो अगली हेडिंग आप लोग डालिए एक्सट्रीम, ठीक है। आपको थोड़े थोड़े डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं कि कैसे कैसे किस इन्वायरमेंटल को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम, जो हमारा लास्ट है फिफ्थ एक्सपोजर कंडीशन, ठीक। क्या क्या आता है, कंक्रीट सरफेस इन टीडल जोन, कंक्रीट सरफेस इन टीडल जोन। जो टीडल जोन में हमारे आते हैं जहाँ पे भाटा बहुत ज्यादा आता है, वहां पे हम लोग टीडल जोन में। एंड कंक्रीट इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एग्रेसिव केमिकल, एंड कंक्रीट इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एग्रेसिव केमिकल्स, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन में हुआ था जो हम कंक्रीट सर्फेस हमारे टीडल जोन्स में बनते हैं, और जो कंक्रीट हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है किसके, केमिकल के, एग्रेसिव केमिकल्स के कांटेक्ट में जो हमारा स्ट्रक्चर डायरेक्ट आता है उसको हम लोग एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन में डालते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपोजर कंडीशंस, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपोजर कंडीशंस। अब इसके बाद हमको एक टेबल पढ़नी है आईएस कोड के अकॉर्डिंग, उसमें हमको एक्सपोजर कंडीशन, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक, क्या होना चाहिए,
वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा क्या यूज होना चाहिए, वो मैं टेबल आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए ठीक है, मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, IS कोड कितना टाइम हो गया? टाइम, ठीक है, आप हेडिंग डालिएगा अकॉर्डिंग टू, ये हेडिंग है ये आपकी, अकॉर्डिंग टू IS कोड। चलिए ठीक है, आज के लिए सिर्फ हम लोग इतना ही रखने देते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इस वजह से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको IS कोड का रिकमेंडेशन जो है मिनिमम सीमेंट कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो और एक्सपोजर कंडीशंस के हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।